हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने बात करेंगे चैप्टर 2 का जो मेन टॉपिक है गाउस का नियम। तो गाउस के नियम से पहले अपने पास एक न्यूमेरिकल है, उसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अपनी बात करेंगे गाउस के नियम पर। तो देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है कि एक आर त्रिज्या की वलय है। वलय मतलब कोई रिंग, और रिंग अंदर से क्या होती है, खोखली होती है, पर क्यू आवेश समान रूप से क्या किया गया, वितरित किया गया है। वलय की अक्ष पर, जो वलय की एक्सिस है, उस पर केंद्र से x दूरी पर किसी बिंदु पर क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक वलय बना लेता हूं। ये कोई वलय है जिसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है मेरे को, r, और इसका केंद्र कितना है, मान लिया O है, और इस पर कितना आवेश दिया, Q आवेश वितरित किया। अब देखो अपने वलय को जो भी आवेश देंगे वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, उसके पृष्ठ पर, क्योंकि अपने को पता है वलय अंदर से क्या है, खोखला है, जिससे प्रतिकर्षण बल के कारण सारा का सारा आवेश कहाँ जाएगा, इसके पृष्ठ पर आ जाएगा। क्योंकि अपने को पता है आवेश कहाँ रहता है, जहां पर कुछ द्रव्यमान होता है, और वलय में सारा का सारा द्रव्यमान कहाँ, इसके पृष्ठ पर है। ये क्या वलय की अक्ष है। तो इस अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर, केंद्र से x दूरी पर एक पॉइंट ले लिया P, जहां मेरे को क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले मैंने इसके वलय पर एक क्या ले लिया, छोटा सा अल्पांश ले लिया AB, छोटा सा अल्पांश ले लिया AB, जहां पर आवेश मान लिया कितना है, dq है। इस अल्पांश से जो P पॉइंट की दूरी है वो मान लिया मैंने कितनी है, r। तो सबसे पहले मैं इस अल्पांश के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं। अपने को पता है P पॉइंट पर कैसा आवेश होगा, धन परीक्षण आवेश होगा। तो इस अल्पांश के कारण जो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो कहाँ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, DE1 वेक्टर। इसको मान लो यहाँ पे P1 है, तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से P1 की तरफ। इसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश और ले लिया CD, और यहाँ पे भी आवेश कितना है, dq। ये आवेश अल्पांश भी P पॉइंट से r दूरी पर स्थित है। तो इस अल्पांश CD अल्पांश के कारण जो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा वो कहाँ होगा, इस डायरेक्शन में होगा, DE2 सदिश, और ये पॉइंट मान लो P2। तो इस E2 की डायरेक्शन होगी P से P2 की तरफ। तो सबसे पहले E1 ज्ञात करो, DE1 ज्ञात करूं, और सबसे उसके बाद DE2। अब यहाँ पे DE1 क्यों आया, क्योंकि अपने मतलब किसके लिए बात कर रहे हैं, अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं। तो अल्पांश के लिए थोड़ा बहुत अपने को विद्युत क्षेत्र मिलेगा, और कंप्लीट निकालेंगे तब वो अपने क्या कर देंगे, ई से नोट कर देंगे। तो सबसे पहले AB अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना है, DE1। तो किसी अल्पांश के जो P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते तो KQ में r स्क्वायर, कल भी बात की थी। K आवेश कितना है अल्पांश पर, DQ में r स्क्वायर। तो इसकी दिशा क्या होगी DE1 की, P से P1 की तरफ, जो इसकी दिशा होगी P से P1 की तरफ। इसको इक्वेशन नंबर दे दी मैंने 1। इसी प्रकार CD अल्पांश के कारण, CD अल्पांश के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र कितना आ जाएगा, DE2। कितना हो जाएगा, KQ अपॉन में r स्क्वायर। तो ये भी कितना हो जाएगा, K DQ अपॉन में r स्क्वायर। इसकी दिशा क्या हो जाएगी, P से P2 की तरफ, P से P2 की तरफ। अब बात करें, अगर मैं इस r की वैल्यू निकालूं, अगर मैं इस r की वैल्यू, मान ली ये एंगल मेरे पास कितना है, थीटा है, ये भी कितना है, थीटा है। इस त्रिभुज के अंदर थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री, और सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया। किसकी वैल्यू चाहिए, r की वैल्यू चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से इस r की वैल्यू क्या हो जाएगी, कर्ण स्क्वायर मतलब r का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। तो इस r स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, x स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। इसकी जगह पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस r की वैल्यू, ये भी सेम ही बनेगी, थीटा के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, और 90 के सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण। तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। तो DE1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, KDQ r स्क्वायर प्लस में
एक्स स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर दे दी 3। DE2 क्या लिख सकता हूं, के डी क्यू आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो जो समीकरण 3 और समीकरण जो है दोनों परिमाण में क्या है, समान है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, DE1 बराबर क्या है, DE2 के। इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। अब देखो जो P पॉइंट था, इस AB अल्पांश का विद्युत क्षेत्र ये रहा, इस अल्पांश का विद्युत क्षेत्र ये रहा। अगर P पॉइंट पर इन दोनों अल्पांशों के कारण अगर मेरे को परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने तो मैं क्या करूंगा, DE1 अल्पांश और DE2 अल्पांश को क्या करूं, मैं घटकों में विभाजित करूं। तो इस P पॉइंट पर निकालने, तो P पॉइंट पर ये तो क्या हो जाएगा, इसका क्षैतिज घटक हो गया, और ये क्या हो जाएगा P पॉइंट पर लंबवत घटक। इसी प्रकार ये DE1 के लिए तो क्या हो जाएगा क्षैतिज, और ये क्या हो जाएगा लंबवत। तो ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। शीर्ष अभिमुख कोण ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा। तो सबसे पहले DE2 को अपने घटकों में विभाजित करते हैं। DE2 के लिए एंगल ये रहा थीटा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इसका क्षैतिज घटक कितना हो जाएगा DE2 cos थीटा, और ये लंबवत हो जाएगा DE2 sin थीटा। इसी प्रकार DE1 को अपने घटकों में विभाजित करेंगे, तो DE1 का एंगल ये रहा, इस डायरेक्शन में, तो कौन सा, जिस डायरेक्शन में थीटा है तो cos, तो DE1 cos थीटा, और इसके लंबवत क्या हो जाएगा DE1 sin थीटा। अब देखो DE1 और DE2 परिमाण में तो क्या है, समान है, परंतु अब इधर देखो DE2 sin थीटा और DE1 sin थीटा दोनों दिशा में क्या एक दूसरे के विपरीत होने के कारण जो DE2 sin थीटा है और DE1 sin थीटा है, एक दूसरे के विपरीत होने के कारण एक दूसरे को क्या कर देंगे, यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा अपने कौन सी दिशा में मिलेगा, मतलब इसके क्षैतिज घटक में मिलेगा, मतलब क्षैतिज घटक कौन सा है, OP रेखा के अनुदिश मिलेगा। तो इसी प्रकार अगर अपने इस वलय को इसी प्रकार छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करेंगे, तो इन सभी अल्पांशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा अपने वो OP रेखा के अनुदिश ही मिलेगा। अपने अगर एक अल्पांश मान लिया, इस AB अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त हो रहा है अपने को, DE1 cos थीटा का अगर मैं समाकलन कर दूं तो अपने पास क्या मिल जाएगा, पूरे अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। अपने को पता जो E अक्ष पे जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा किसी एक अल्पांश का, अगर मैं समाकलन कर दूं विद्युत क्षेत्र का, तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, पूरे अल्पांश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E अक्ष पे DE1 की वैल्यू कितनी है, अगर DE2 भी लेते तो cos थीटा तो आई था, तो E1 और E2 की वैल्यू क्या समान है, तो K DQ अपॉन में R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर cos थीटा। यहां तक आप एक बार इसको देख लीजिए, इधर वाला मैटर एक बार मैं रफ कर देता हूं, एक बार देख लीजिए इसको। देखो दोबारा लिख देता हूं मैं, E अक्ष पे कितना प्राप्त हुआ है, K DQ R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर cos थीटा। अगर मैं इस cos थीटा की वैल्यू निकालूं, चाहे इस त्रिभुज से निकाल लो चाहे नीचे वाले त्रिभुज से निकाल लो, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार कितना है x, कर्ण कितना है रूट में R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर। ये वैल्यू तो अपने पास किसकी, R स्क्वायर की थी, अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, सिर्फ कर्ण की वैल्यू चाहिए। तो कर्ण कितना है R, तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट में R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर। ये वैल्यू उठा के मैं कहां पुट कर दूंगा, इस ऊपर वाले फॉर्मूले में। E अक्ष बराबर कितना आ गया, K DQ R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर डॉट X रूट में R स्क्वायर प्लस में X स्क्वायर। देखो ये पूरी पावर है और ये हाफ है, तो 1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा, 3/2। तो E अक्ष पे कितना आ जाएगा, K DQ X अपॉन में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। देखो ये E अक्ष पे कितना आ गया, देखो ये X क्या है कांस्टेंट है, K भी क्या है कांस्टेंट है, R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट, इसको मैंने बाहर निकाल लिया, K X R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2 समाकलन में DQ, और DQ का समाकलन कितना हो जाएगा, Q हो जाएगा। तो अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, KQX अपॉन में R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया अपने पास किसी भी R त्रिज्या के वलय के कारण X दूरी पर परिणामी विद्युत
क्षेत्र। दोबारा बता देता हूँ, मैंने अल्पांशों के कारण जो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाला था वो अपने को ओपी रेखा के अनुदिश प्राप्त हुआ था। इसी प्रकार अपने अल्पांशों को पूरे वलय को छोटे छोटे भागों में बांटकर उनका विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो जो उनके लंबवत घटक है वो तो कैंसिल हो जाएंगे और जो परिणामी विद्युत क्षेत्र मिलेगा वो अपने को ओपी रेखा के अनुदिश ही मिलेगा। इस कारण मैंने एक अल्पांश का निकाल के उसका क्या कर दिया, समाकलन कर दिया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, पूरे वलय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो इसने कहा कि प्रतिबंध दिया है कि x ग्रेटर देन है r से। इसको देखते हैं, देखो इसने प्रतिबंध क्या दिया हुआ है, x ग्रेटर देन है r से, मतलब जो x की वैल्यू है r से बहुत बड़ी है, उस कंडीशन में अपने r को क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो E अक्ष पर विद्युत क्षेत्र कितना प्राप्त होगा इस प्रतिबंध के लिए, KQX x स्क्वायर की पावर कितनी रह जाएगी, 3 अपॉन में, क्योंकि r को तो क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो E अक्ष पे कितना आ गया, KQX अपॉन में x की पावर 3, इस x से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ गया, KQ अपॉन में x स्क्वायर। ऐसा मिलता जुलता फॉर्मूला अपने कहीं पढ़ के आए हैं। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो कितना होता है, KQ अपॉन में r स्क्वायर। r मतलब बीच की दूरी, तो यहाँ पे बीच की दूरी कितनी है, x, तो x स्क्वायर आ गया। यहां से अपने को क्या पता चल रहा है, अगर अपने वलय के दूरस्थ बिंदु मतलब x बहुत ज्यादा लेके चले, x ज्यादा ही है ना, देखो अगर अपने वलय के लिए x की वैल्यू बहुत ज्यादा मतलब दूरस्थ स्थानों के लिए बात करें तो उस पॉइंट पर अपने जो वलय का सारा आवेश है उसके केंद्र पर मान सकते हैं। इसका मतलब यही है, तो अपने को पता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है, KQ अपॉन में r स्क्वायर, और वलय के कारण मतलब अगर x दूर है उसके कारण कितना प्राप्त हो रहा है, KQ अपॉन में x स्क्वायर। तो इस कारण वलय के दूरस्थ बिंदुओं के लिए अपने जो सारा का सारा आवेश इसके केंद्र पर मान सकते हैं। ये था अपने पास न्यूमेरिकल। अब बात करेंगे गाउस का नियम क्या होता है। अब अपने देखेंगे कि गाउस का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके अंदर उपस्थित, किसके अंदर, उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। तो दोबारा बताता हूं, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, फाई से, तो इस कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश, जितने भी आवेश उनके सभी को क्या कर देंगे, अपने जोड़ देंगे, कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ठीक है, अब मान लिया मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, एक बात और, जो गाउस का नियम है उसके अंदर पृष्ठ कैसा लेके चलना पड़ेगा, हमेशा आपको बंद पृष्ठ लेके चलना पड़ेगा। एक बात याद रखें, जो गाउस का नियम होता है हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लागू होगा, खुले पृष्ठ के लिए लागू नहीं होगा। नंबर एक बात आप आपको याद रखनी है। मान लो कोई बंद पृष्ठ है, उसके अंदर मान लो Q1 Q2 Q3 Q4 और मान लो Q5 और Q6 आवेश, मैंने कोई 6 आवेश ले लिए। अब इस सारे पृष्ठ को उठाकर मैं कहां ले गया, किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर। जैसे मैं इस पृष्ठ को विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाऊंगा, इससे तो विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, इसके अंदर से विद्युत बल रेखाएं गुजरेगी, तो उसमें जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इस बंद पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, बंद पृष्ठ के अंदर Q1 Q2 Q3 Q4, तो यहाँ समेशन Q का मान कितना हो जाएगा, Q1 Q2 Q3 Q4, आवेश कैसा भी हो सकता है, ठीक है, कुल आवेश हो गया। अब अपने Q5 और Q6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि बंद पृष्ठ की क्या है, बाहर है। अपने को क्या लेना है, उसके अंदर उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश लेके चलना है। तो एक बात याद और रखना, अब जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होगा, जो बंद पृष्ठ के अंदर आवेश होगा उन्हीं का ही योग करना है, बंद पृष्ठ के बाहर वाले आवेशों का योग नहीं करना है। तो Q5 Q आवेश का अपने योग के रूप में नहीं लेंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपने पास समेशन Q की। और अपने पढ़ क्या है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या आती है, फाई E बराबर समाकलन में E सदिश डॉट में dA सदिश। अपने पढ़ के आए थे कि फाई E बराबर E सदिश डॉट में S सदिश। अगर अल्पांश की बात करेंगे तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा अल्पांश के रूप में आ जाएगा, उसका क्या कर देंगे, अपने समाकलन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, पूरे के रूप में आ जाएगा। तो फाई E बराबर ये है, मान लो समीकरण नंबर 1 ही है, 2 ही है, दोनों फाई E के इक्वल है, तो आपस में भी क्या होंगे, तो फाई E बराबर कितना आ जाएगा,
इसका मतलब है बंद पृष्ठ या समाकलन। किसकी बात करेंगे अपने? बंद पृष्ठ की बात करेंगे, तो बंद पृष्ठ या समाकलन ई सदिश डॉट डीएस सदिश किसके इक्वल आ जाएगा? समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये था अपने पास गाउस का नियम। दोबारा बता देता हूं, किसी भी बंद पृष्ठ को अगर अपने किसी विद्युत क्षेत्र के अंदर लेके जाते हैं तो उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उसके अंदर उपस्थित आवेश का, टोटल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। तो ये था अपने पास ये फॉर्मूला। अब अपने लगभग जो टॉपिक चैप्टर सेकंड के सारे टॉपिकों के अंदर ये फॉर्मूला यूज होने वाला है। तो इस फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लेना कि फाई ई बराबर होता है बंद पृष्ठीय समाकलन ई सदिश डॉट में डीएस सदिश इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये था अपना गाउस का नियम। तो कल के लेक्चर में बात करेंगे कूलॉम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कैसी और गाउस के नियम की शर्त क्या है।